नमस्कार। वायर संवाद की श्रृंखला में हम पिछले 10 वर्षों के दौरान विभिन्न संस्थाओं के कार्यकाल पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट और उनके मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस के कार्यकालों पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में कई सारे चीफ जस्टिस हमारे रहे हैं, लेकिन हम जो वाटरशेड मोमेंट है जिसको हम सब मानते हैं वो है 2018 की जनवरी, जब 4 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने, न्यायाधीशों ने एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और यह आरोप लगाया था कि जो केसेस हैं उनको अच्छे से विभिन्न बेंच को असाइन नहीं किया जा रहा है। तो 18 से लेकर 24 तक स्थिति कितनी बदली है, और सिर्फ यही नहीं, और भी कई सारे मसले सुप्रीम कोर्ट पर जो हमने देखा है कि वो उठकर आए हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं सौरभ दास, वो सुप्रीम कोर्ट और संवैधानिक विषयों पर नियमित लिखते रहे हैं। सौरभ दास, तो हम शुरुआत करते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। वो मुद्दे क्या थे, वो प्रश्न क्या उठाए थे उस ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और क्या सुप्रीम कोर्ट उनका जवाब दे पाया है? तो देखिए, इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो आई थिंक वर्ल्ड में सबसे वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कोर्ट, पावरफुल कोर्ट्स है पूरे वर्ल्ड में। तो इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पावर्स है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को दिए ओवर टाइम, डेकेड्स में, काफ़ी सारे ओवर द इयर्स उन्होंने काफ़ी सारे अपने आप को पावर्स दिए। उनमें से एक पावर ऐसा था कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंटमेंट्स का, जजेस के नियुक्ति का उन्होंने पावर वापस गवर्नमेंट से अपने आप को दिया 1990s में। 2 केसेस हुए थे ऐसे जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और जो कलीजियम उन्होंने बनाया ऑफ 3 जजेस और 5 जजेस के, उसके थ्रू उन्होंने बोला कि जो उनका जो राय होगा नियुक्ति के बारे में वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा गवर्नमेंट के ओपिनियन से। तो ऐसे करते हुए ओवर टाइम जो सुप्रीम कोर्ट है उसने खुद को पावर तो दिया, लेकिन साथ साथ जो अकाउंटेबिलिटी है, जो आंसरेबिलिटी है, वो सुप्रीम कोर्ट ने कभी प्रैक्टिस नहीं किया। तो इसी को देखते हुए 2018 में जनवरी में जो उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे दीपक मिश्रा, उनके खिलाफ नेक्स्ट जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस थे उन्होंने एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जो हिस्ट्री में कभी पहले हुआ ही नहीं था। एंड उसमें बोला गया कि जो चीफ जस्टिस मिश्रा है उन्होंने बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर्स जो आते हैं कोर्ट के पास, वो मैटर्स बहुत ही सेलेक्टिवली एक जूनियर जज को दिया जा रहा था उस टाइम पे। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन वो जज अरुण मिश्रा थे एंड वो कोर्ट नंबर 10 में बैठते थे उस टाइम पे, एंड ये कोर्ट नंबर 2, 3, 4 और 5 में बैठते थे। तो इनको बाईपास करके ऐसे सेंसिटिव मुद्दे वो जूनियर जज के पास जा रहे थे, एंड ये वो बोल रहे थे कि ये जिन जज के पास जा रहे हैं उनका एक पॉलिटिकल बायस है, क्योंकि उनके कोर्ट से जो जजमेंट आते थे वो हमेशा गवर्नमेंट के फेवर में होता था। तो उनका मेन कंसर्न ये था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अपने मास्टर ऑफ रोस्टर पावर होता है, जहाँ पे जो चीफ जस्टिस है कोर्ट के, उनके पास पूरा एक अथॉरिटी है कि कौन सा केस कहाँ जाएगा ये डिसाइड करने का, और साथ में कौन सा जज किस जज के साथ बैठेगा, कौन क्या सुनेगा, ये पूरा पावर चीफ जस्टिस के पास रहता है। एंड इसमें ना ही कोई गाइडलाइंस है और ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है जहाँ से लोग पूछ पाए कि क्यों ये केसेस इनके पास जा रहे हैं। तो ये पूरे के पूरे ओपेक सिस्टम है जिसके खिलाफ ये 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, क्योंकि उनका मानना ये था कि दुरुपयोग हो रहा है ये पावर, ये शक्तियों का। तो ये मुद्दा था, एंड उस टाइम से लेके आज तक 2018 से 2024 हम लोग पहुंच गए, लेकिन ये पावर्स जो है वो वैसे ही यूज हो रहे हैं। एंड मुझे तो लगता है कि जो अभी के चीफ जस्टिस है इनके अंडर तो और पता चल रहा है कि मैटर्स को सिर्फ दिया नहीं जा रहा है शुरू से एक कोई जज को, लेकिन सीनियर जजेस से वो सेंसिटिव केसेस को निकाल के ट्रांसफर किया जा रहा है जूनियर जजेस को।
तो ये और प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो गई है ओवर टाइम। क्या यहाँ आप जस्टिस बेला त्रिवेदी का उल्लेख कर रहे हैं, जी। जिनको हमने देखा है पिछले बरसों में कई सारे बहुत ही सेंसिटिव केस, पॉलिटिकली सेंसिटिव केस जिनको दिए गए हैं। और हम ये भी जानते हैं कि बेला त्रिवेदी सुप्रीम कोर्ट आने से पहले जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनकी सरकार में एक लॉ सेक्रेटरी भी थी। करेक्ट। तो मुझे बताएंगे जरा जस्टिस बेला त्रिवेदी के पास कौन कौन से केसेस आ रहे हैं और किस तरह से आ रहे हैं आखिर? देखिए 2018 के बाद ये जो मास्टर ऑफ रोस्टर का पावर है, इस पे कोशिश किया गया था कि थोड़ा सा कुछ ट्रांसपेरेंसी लाए, लेकिन वो मेजर्स भी काफ़ी थे नहीं। तो ओवर टाइम जो चीफ जस्टिस आए उन्होंने भी ऐसे ही उपयोग किया, शायद एक पर्टिकुलर जज को नहीं भेजा, लेकिन ऐसे मैटर्स ऐसे जगहों पे जाता था जहाँ पे शायद लोगों का मानना ऐसा था कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट अलाइन कर रहा है ऐसे बेंचेस के पास जो जा रहा था। अब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का टेन्योर शुरू हुआ था नवंबर 2022 में। उसके कई महीनों पहले जब चीफ जस्टिस रमन्ना थे, उनके टाइम पे जस्टिस बेला मधुरिया त्रिवेदी, वो गुजरात हाई कोर्ट में जज थी, तब उनको एलिवेट किया गया सुप्रीम कोर्ट में। अब जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ आए तब क्या हुआ कि काफ़ी सारे पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर्स कोर्ट के पास आने लगे। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, तो लोग कहाँ जाएंगे? लोग जाते हैं लोअर कोर्ट जाते हैं, वहाँ पे बेल देते नहीं। हाई कोर्ट में भी आजकल ऐसा ही हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो पूरा प्रॉब्लम है वो सुप्रीम कोर्ट के पास आता है। अब सुप्रीम कोर्ट फिर इतने पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर्स उनके पास आते हैं तो उनको सुनना पड़ेगा। तो जब चंद्रचूड़ आए ये सब भी हो रहा था। तो मैंने जो लिखा था आर्टिकल, उसमें भी यही मैंने मेंशन किया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स और जो सदियों से फॉलो करते हुए एक कन्वेंशन होता है, उसको वायलेट करते हुए बहुत ही सेंसिटिव केसेस एक ही पर्टिकुलर जज के पास जा रहा है, वो है जस्टिस बेला त्रिवेदी। तो मैंने उसमें 8 केसेस का एग्जाम्पल दिया था। आप हमें एक केस कम से कम बताएं जो आपकी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और जहां जो आपने अभी कहा कि उस प्रोसीजर का उल्लंघन भी हो रहा है। जी, तो आप देख लीजिए उमर खालिद जो है, उमर खालिद अभी 3.5 साल हो गया उनको जेल में, जो दिल्ली राइट्स केस था उससे रिलेटेड 3.5 साल वो जेल में है बेल के बिना। उनके लोअर कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया, दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया और सुप्रीम कोर्ट में वो आए फाइनली। अब होना ये था कि ये जो मैटर था ये पहले जस्टिस अनिरुद्ध बोस के पास गया। जस्टिस अनिरुद्ध बोस उस टाइम पे 5 या 6 नंबर कोर्ट रूम में बैठते हैं, एंड ये चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के टेन्योर में ही हो रहा था। लास्ट ईयर का बात है, मई 2023 में। तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस के पास जब गया तब जस्टिस अनिरुद्ध बोस जस्टिस त्रिवेदी के साथ बैठ रहे थे, तो 2 जज बेंच था। तो जब ये मैटर आया तब होने लगा, धीरे धीरे वो बढ़ते गया। तो पहले ये हुआ कि सबसे पहले ये जो मैटर था वहाँ पे गया और उसके बाद धीरे धीरे जस्टिस त्रिवेदी के कोर्ट में, वहाँ से केस निकाल के जस्टिस त्रिवेदी के कोर्ट में भेज दिया रजिस्ट्री ने। अब कोई पूछेगा कि क्यों ऐसे किया गया कि सीनियर जज से हटा के कोर्ट नंबर 16 में भेज दिया आपने, क्यों किया? अब कोई पूछ नहीं सकता ये चीज़, क्योंकि मास्टर ऑफ रोस्टर सिस्टम ऐसा है जहाँ पे चीफ जस्टिस का कोई आंसरेबिलिटी है ही नहीं। तो ये मैटर फाइनली जस्टिस बेला त्रिवेदी के पास गया। अब जब लॉयर्स ने बोला कि ऐसा हुआ है तो जस्टिस त्रिवेदी ने बोला कि मेरे पास आया है तो मुझे सुनना पड़ेगा। तो फाइनली इसी साल जो उमर खालिद के लॉयर थे उन्होंने बोला कि हम लोग निचली अदालत में जाएंगे, वहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे अपने बेल के लिए। तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया मैटर। ऐसे और भी कई सारे केसेस हैं जहाँ पे आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल के जो एड्स थे काफ़ी सारे, उनको अरेस्ट किया, उनके मैटर्स भी ऐसे ही गए। जो भी मैटर्स जाते हैं एक पर्टिकुलर जज के पास, वहाँ पे अगर आप रिजल्ट देखोगे ऐसे मैटर्स के, वहाँ पे यूजुअली नेगेटिव ही होता है मैटर उनके लिए। तो ऐसा क्यों है कि एक ही जज के पास सारे मैटर्स जा रहे हैं? तो आप देखिए 2018 में जो जजेस ने बोला था, उन्होंने बोला था कि मैटर को शुरू से असाइन किया जा रहा है एक जूनियर जज के पास। अभी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के कोर्ट में ना ही असाइन हो रहा है, बल्कि मैटर को निकाल के ट्रांसफर किया जा रहा है बीच में से उठा के
क्योंकि अगर कोई सीनियर जज सुन रहा है ऑलरेडी मैटर, नोटिस इशू कर दिया, मैटर की सुनवाई हो रही है एंड ऑर्डर भी दिया है कि इस डेट को लिस्ट करिए, लेकिन नेक्स्ट डेट को आती नहीं उनके कोर्ट में, किसी और कोर्ट में चली जाती हैं। अब रूल्स जो कहती है सुप्रीम कोर्ट के अपनी रूल्स है 2017 हैंडबुक की, कि जब कोई जज जब तक वो रिटायर ना हो या खुद से उन्होंने विड्रॉ ना किया हो या अनअवेलेबल ना हो, तब तक वो मैटर टिल द वेरी एंड तक वही जज सुनेंगे। लेकिन ये फॉलो नहीं किया जा रहा है आज के कोर्ट में, तो मैटर अच्छे होने के जगह और बुरा होने लगा है आजकल। और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस चीज में, यानी प्रॉब्लम यही है। 2018 जनवरी में जो मुद्दे उठाए गए थे वो अब कहीं भीषण हो गए हैं। हाँ, एंड आप देखेंगे चीफ जस्टिस रमन्ना जब थे वो पब्लिक लेक्चर काफी सारे देते थे, उस टाइम पे उन्होंने बोला कि जजेस आर नॉट आंसरेबल टू द पब्लिक, दे आर आंसरेबल ओनली टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सब बोलने के लिए बात ठीक है, तो लेकिन अगर पब्लिक को आप जवाब ना दे तो अपने ब्रदर जजेस को जवाब दे। क्या कोई जूनियर जज अपने चीफ जस्टिस को पूछ सकते कि आपने मेरे से मैटर क्यों ले लिया? नहीं पूछेंगे पब्लिकली, अंदर पूछ सकते होंगे लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन कोई आंसरेबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई गाइडलाइंस नहीं है इसके बारे में, और ज्यादातर टाइम पे किसी को पता भी नहीं रहता है लॉयर्स के अलावा। आपने चूंकि उमर खलिद की बात कही, ये हैबियस कॉर्पस जैसे मसलों से संबंधित है, मुझे याद आ रहा है कि किन्हीं तो हमारे वरिष्ठ लीगल जानकार ने गोगोई साहब के टेन्योर पर लिखा था कि इन्होंने तो हैबियस कॉर्पस की रिट पर एक, जिसको हिंदी में अगर अनुवाद करूँ तो बड़ी गाड़ी लेकर चला दी। जी, जी। तो इन केसेस पर जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 सीधी सीधी जहां जुड़ी हुई है, पिछले 7-8 वर्षों में हमारी कोर्ट का क्या रवैया रहा है, सुप्रीम कोर्ट का? हमारा कोर्ट का वही रवैया रहा जो पिछले 5 दशक से है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा जब मैटर्स ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता और साथ में राइट टू लाइफ, इन सब चीज़ों के बारे में हमेशा से सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी कंजर्वेटिव रही है। तो आप सिक्योरिटी लॉज देख लीजिए, टाडा, ये सारे जो कानून आए थे उस टाइम पे, इन सब का वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था उस टाइम पे भी, और आज भी आप देखेंगे कि ऐसे ही हो रहा है। पीएमएलए जो लॉ है, इतना स्ट्रिक्ट कानून है जहाँ पे बेल मिलना मुश्किल होता है, मतलब कि इम्पॉसिबल हो रहा है आजकल, तो ऐसे कानून को भी अपहोल्ड किया गया, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है। तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी वैसे ही रहा कि आप देखेंगे 2019 में जब कश्मीर का वो हुआ था मसला, उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने हाबियस कॉर्पस प्ली डाला सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर से कि हमें ये मिल नहीं रहे है या ये डिटेंशन में है, इलीगल डिटेंशन है, ये सब मैटर्स। अब हाबियस कॉर्पस ऐसा रिट होता है जहाँ पे जज को अपने सामने जितने भी मैटर्स है उसको हटा के हाबियस कॉर्पस सुनना पड़ता है, इतना अर्जेंसी होता है ऐसे पिटिशन पे। लेकिन जब चीफ जस्टिस गोगोई थे, वहाँ पे बहुत ही कैजुअली सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को एडजर्न कर दिया, 4 हफ्तों से मैटर को एडजर्न कर दिया 2 महीने बाद। कुछ मैटर्स ऐसे थे जहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन बोला कि जैसे सीताराम येचुरी थे, तारिगामी वाला केस, हाँ, उनके एमएलए का, उनको जाना था कश्मीर, उन्होंने बोला कि आप जाइए लेकिन वहां जाके बस मिलके हमें रिपोर्ट दीजिए, वहां पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी मत करिए। तो आप क्यों ऐसा, आप कैसे किसी का फ्रीडम ऐसे आप छीन सकते हो? तो ऐसे हमने देखा है कि और भी बाकी सारे कानूनों में सुप्रीम कोर्ट जब मैटर ऑफ पर्सनल लिबर्टी होता है काफी कंजर्वेटिव रहा है, एंड वही परंपरा अभी भी चली आ रही है। क्या इसका कोई तार हमारी सरकार से जुड़ा हुआ है क्या? क्योंकि जब आप ऐसे जजेस के नाम ले रहे हैं जहां कुछ खास किस्म के केस अगर जाते हैं तो वो लंबित हो जाते हैं, या इस तरह से उनका फैसला होता है कि सरकार को या किसी एक खास पक्ष को फ़ायदा हो, तो क्या इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका है क्या? क्योंकि आप ये भी देखें कि पिछले 3-4 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट पर एग्जीक्यूटिव कोर्ट होने के आरोप लग रहे हैं। ये मेरे ख्याल से ये इतिहास, हमारे संवैधानिक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है जी। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे बोला जाता था कि इंदिरा गांधी को कमिटेड जजेस चाहिए, कमिटेड जुडिशरी। आज वो देखते हुए आ रहे हैं हम लोग, आज वो प्रॉपरली हम लोग को हमारे सामने दिख रहा है, क्योंकि जब से चीफ जस्टिस गोगोई का टेन्योर रहा उस टाइम से ज़्यादा हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो एग्जीक्यूटिव माइंडेड कोर्ट हो रहा है कि
गवर्नमेंट के जो इंटरेस्ट है उससे काफ़ी ज़्यादा उनके जजमेंट्स अलाइन हो रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। एंड आप अगर जजमेंट्स भी पढ़ेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि ऐसा हो रहा है। एंड ऐसा क्यों हो रहा है ये तो फिर जजेस को ही बोलना पड़ेगा। आजकल जजेस काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देते हैं, आजकल जजेस काफ़ी सारे पब्लिक लेक्चर देते हैं, आजकल आज के चीफ जस्टिस तो अपने ऑफिस का भी वो दिखा रहे हैं न्यूज़ चैनल वगैरह को। लेकिन जब ऐसे मैटर्स रेज होते तब एक चुप्पी बनी रहती है सुप्रीम कोर्ट से। तो लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि अकाउंटेबिलिटी जो है एक, वो हम लोग को डिमांड करने की ज़रूरत है। आपने चूंकि इंदिरा गांधी का उदाहरण लिया, तो उस दौर को निर्विवाद रूप से हम लोग स्याह दौर बोलते हैं, काला दौर अपने लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। और उसमें और अब में एक साम्यता ये है कि एक घनघोर मजबूत कहा जाने वाला नेता शिखर पर है। उस समय इंदिरा गांधी थी, इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। तो क्या इससे हम यह आकलन लगा सकते हैं, यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर एक अत्यंत सशक्त और डिक्टेटर जैसी इच्छाओं आकांक्षाओं वाली अगर सरकार होगी तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं उस ओर झुकता हुआ या उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता हुआ दिखाई देगा? ऐसा डेफिनेटली एक पैटर्न तो है, और काफ़ी लोगों ने इसके बारे में लिखा भी है कि जब 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 एग्जीक्यूटिव स्ट्रांग रहता है, गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है एंड मेजॉरिटी सरकार बनती है, तब तक सुप्रीम कोर्ट झुकता है वैसे गवर्नमेंट के सामने। लेकिन जब जब कोएलिशन गवर्नमेंट रहती है, जैसे आप देखेंगे कि कांग्रेस के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट कितनी एक्टिव थी, कोल मामले में, 2G के मामलों में, दूसरे पॉलिटिशियंस के मामलों में। मुझे याद है शायद करुणानिधि को भी सुप्रीम कोर्ट ने वो किया था, समन किया था कोर्ट में। ये सब चीज़ें उस टाइम सुप्रीम कोर्ट करती थी। एंड क्योंकि सुप्रीम कोर्ट करती थी तो निचली जो अदालत है वो लोग भी देखते थे, और उन लोगों को भी लगता था कि हाँ, हम लोग को शायद रूल ऑफ लॉ में हम लोग को अपहोल्ड करना चाहिए। लेकिन जब जब स्ट्रॉन्ग सरकार होती है, वहाँ पे हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को एसर्ट नहीं कर पाती है। एंड ये तो एक्सेप्ट भी किया, अभी जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज थे जस्टिस संजय किशन कौल, उन्होंने भी बोला ये इंटरव्यू के दौरान कि ऐसा है एंड ऐसा होता है। तो अब ये तो क्यों होता है, ऐसे क्या चीज़ें आ जाती है कंसिडरेशन में, कौन से इंटरेस्ट आ जाती है, गवर्नमेंट के कौन से इंटरेस्ट होते हैं, जजेस के कौन से इंटरेस्ट होते हैं, ये तो उनको ही बताना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल एक पैटर्न तो है। अगर पिछले 7-8 साल का अगर आप इतिहास देखें तो आप वो 3 हमें क्षण बताएं जहां आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट दरक गया, कोलैप्स कर गया, जहां उसको एक अलग निर्णय लेना चाहिए था, जो आपके अनुसार सुप्रीम कोर्ट की ऐसी भूलें हैं जिस पर उसको पछतावा होना चाहिए आगे चलकर। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है 2014 के बाद काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को शायद कुछ अलग निर्णय देना चाहिए था। आप देख लीजिए राम मंदिर का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उनका, वो ऑन बोर्ड लिया। उन्होंने माना कि ये जो डेमोलिशन था ये इलीगल था, ये हो नहीं सकता था। लेकिन तब भी उन्होंने अपना जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है टू डू कंप्लीट जस्टिस, उस आर्टिकल को सपोर्ट लेते हुए वो लैंड हिंदू संस्थानों को दे दिया और दूसरा लैंड मस्जिद के लिए मुस्लिम समाज को दे दिया। लेकिन वो जब उन्होंने बोला कि ये जो डेमोलिशन ये इलीगल है, तो शायद कोर्ट को उस हिसाब से चलना चाहिए था, ना कि एक तरह से बैलेंसिंग एक्ट करना। आप राफेल के जजमेंट देख लीजिए, आप आधार का जजमेंट देख लीजिए, वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने जो आधार का अगर आप जजमेंट देखेंगे तो उसमें तो आपको लगेगा कि ये क्लीन चिट दे दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का जो डिसीजन था उसको ग्रीन लाइट कर दिया विदाउट गिविंग एनी रीजन। क्योंकि कोई भी जुडिशियल ऑर्डर हैज टू बी वेल रीजन्ड, एक अच्छा रीजनिंग होना चाहिए उसे, लेकिन ऐसा नहीं दिखा। तो ऐसे कई सारे मामले, आप कश्मीर के ही मामले देख लीजिए, आर्टिकल 370, एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इट इज ब्लेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन लाइट किया इस चीज को, और वो भी यूनानिमस, एक जज नहीं 5 जजेस की संवैधानिक पीठ ने उसको ग्रीन लाइट किया। तो ऐसे तो कई सारे उदाहरण हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट को मौका मिला था कि वो जो बोलते हैं ना लास्ट बैस्टियन ऑफ होप लोगों के,
वो रोल प्ले करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं किया। हम वर्तमान चीफ जस्टिस पर आते हैं, डी वाई चंद्रचूड़। हम जानते हैं कि अपने कार्यकाल में ये करीब 20 के आसपास सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति को देखेंगे। उस दृष्टि से इनका कार्यकाल कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है? क्योंकि जिन जजेस को ये बिठा कर जाएंगे या जिन जजेस की नियुक्ति करेंगे, वे आगामी कई सारे वर्षों तक हमारी संवैधानिकता को, हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था को निर्धारित करेंगे। आप देखिए, इनसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स आई थिंक 120 या 130 अपॉइंटमेंट्स तो चीफ जस्टिस रमन्ना ने किया था। सुप्रीम कोर्ट में आप बोल रहे हो, वो सही बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाँ, तो कोई भी चीफ जस्टिस, आप 120 पूरे देश भर के हाई कोर्ट, हाँ, तो वही है कि ये जो मुद्दा है, ये लार्जर मुद्दा ये है कि जो नियुक्ति का मामला है उसमें पारदर्शिता है ही नहीं। अब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ अपॉइंट तो करेंगे इतने सारे जजेस, लेकिन कैसे जजेस आजकल अपॉइंट हो रहे हैं, किस तरीके के जजेस अपॉइंट है, उनका जुडिशियल फिलॉसफी क्या है, ये हम लोग नहीं जानते। अब जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ आए, उनके क्रेडिट में ये भी बात है कि उन्होंने जो कलीजियम के रेजोल्यूशंस निकलते हैं उसमें कुछ डिटेल्स देना शुरू किया, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे, वो डिटेल्स कुछ ज़्यादा बताती नहीं है हम लोगों को। वो तो ये बहुत ही अच्छे लोग हैं, ये अच्छे व्यक्ति है, इनका बड़ा अच्छा प्रैक्टिस रहा है, बड़े अच्छे जजमेंट्स दिए, हम लोगों ने जजमेंट्स पढ़ लिए, लेकिन ये जजमेंट्स हमें बहुत अच्छे लगे, लेकिन कौन से जजमेंट्स पढ़े आपने, ये नहीं बताया। तो एक और ये भी देखेंगे कि कुछ केसेस में कोर्ट बहुत ज़्यादा डिटेल देता है, कुछ कलीजियम बहुत डिटेल्स देता है, और कुछ अपॉइंटमेंट्स में बहुत ही कम डिटेल्स देता है। तो ये जो सेलेक्टिव ट्रांसपेरेंसी है, ये आई डोंट थिंक ये सिस्टम को कोई हेल्प कर रहा है। अब कैसे जजेस अपॉइंट हो रहे हैं ये हम लोग को नहीं मालूम है। आज अगर आप कोई फॉर्मर जजेस से भी, जो रिटायर जजेस हैं, वो प्राइवेटली आपको यही बताएंगे कि आजकल के जो जजेस आ रहे हैं वो शायद उतने स्ट्रॉन्ग जजेस नहीं आ रहे जिनका जुडिशियल फिलॉसफी पे वो बिलीव करे, कोई उनका इंडिपेंडेंट थिंकिंग हो। ऐसे जो स्ट्रॉन्ग जजेस चाहिए ऐसे गवर्नमेंट के लिए, जो बहुत ही तानाशाही टेंडेंसीज दिखाती है, वैसे गवर्नमेंट के लिए वैसे जजेस आज नियुक्ति नहीं हो रहे। ऐसे बहुत सारे जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे वो भी बोलेंगे आपको। तो क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि कैसे लोग अपॉइंट हो रहे हैं, तो ये प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ कैसे जजेस को अपॉइंट करेंगे। एंड बस एक आशा है कि शायद अगर 5 ऐसे जजेस अपॉइंट हो रहे हैं तो शायद 2 ऐसे जजेस भी अपॉइंट हो जाए, यही आशा कर सकते हैं। क्योंकि सिस्टम इतना, आप अगर किसी से भी पूछोगे कलीजियम सिस्टम कैसे काम करता है इन डिटेल, वो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि पारदर्शिता है नहीं। गवर्नमेंट के कुछ इंटरेस्ट रहते हैं, गवर्नमेंट बोलती है कि इन लोगों को अपॉइंट करिए, इन लोगों को ट्रांसफर मत करिए, ये हाई कोर्ट से वो हाई कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट के भी अपने जजेस के भी रहते हैं कि इन्होंने मुझे अपॉइंट किया था तो मैं इनके बेटे को अपॉइंट करूंगा, मैं इनके भतीजे को अपॉइंट करूंगा। तो ये जो इंटरेस्ट रहता है, ये बहुत ही क्विड प्रो को सिस्टम चल रहा है, एंड ये दोनों साइड को बेनिफिट कर रहा है। सरकार को भी बेनिफिट कर रहा है, कलीजियम को भी बेनिफिट कर रहा है। अल्टीमेट लॉस किसका हो रहा है? वो जनता का हो रहा है, संविधान का हो रहा है, जनता का हो रहा है, क्योंकि हमारे ही केसेस जाते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में। तो एक अंतिम उदाहरण बताएं जो क्विड प्रो को का, मुझे कोई एग्जाम्पल देके बताएं आप। क्विड प्रो को देखिए, गवर्नमेंट के जो इंटरेस्ट रहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे ऐसे लोग अपॉइंट हो बेंच पे जो शायद उनके फेवर में हो। सुप्रीम कोर्ट के जो कलीजियम है वो चाहते कि शायद कुछ ऐसे जजेस हैं जिनको वो चाहते कि वो, कुछ ऐसे व्यक्ति जो वो चाहते कि वो जजेस बने। अब देखिए, सबसे बड़ा एग्जांपल तो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट का जस्टिस विक्टोरिया गौरी बिफोर शी बिकेम जज लास्ट ईयर जनवरी में, उसके पहले वो जज एट द मद्रास हाई कोर्ट, उसके पहले वो बीजेपी लीडर थी, महिला मोर्चा जो तमिलनाडु का वो संभालती थी वो। फिर धीरे धीरे उनको एएसजी बना दिया गया, एडिशनल सोलिसिटर जनरल, जो मद्रास हाई कोर्ट में काम करती थी। फिर उनको जजशिप के तौर पे रेकमेंड किया कलीजियम ने। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने इस पे लिखा था फर्स्ट कि जस्टिस विक्टोरिया गौरी जब वो बीजेपी में काम करती थी
तब उनके कुछ ऐसे लाइंस थे, कुछ ऐसे स्पीचेस थे जो हेट स्पीच बॉर्डर लाइन थे। वो बोलते थे कि प्रॉब्लम ऑफ क्रिश्चियन, प्रॉब्लम ऑफ इस्लाम, इस्लाम क्रिश्चियनिटी इज वाइट टेररिज्म, इस्लाम इज ग्रीन टेररिज्म। ऐसे उनके बहुत सारे स्पीचेस थे जिनको मैंने निकाला था और मैंने बोला था कि ऐसे अगर जजेस अपॉइंट हो रहे हैं कलीजियम के थ्रू तो फिर कलीजियम सिस्टम को थोड़ा रिकंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि कलीजियम सिस्टम जब बना था तब जजेस का, कलीजियम सिस्टम तो जजमेंट के थ्रू बना, कोई कानून तो है नहीं, तो तब जब जजमेंट बना तब जजेस ने बोला था कि हमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन करना है, ये एक्सक्यूज दिया था। लेकिन आज अगर ऐसे लोग अपॉइंट हो रहे हैं हाई कोर्ट्स में जहाँ पे हेट स्पीच दिया है उन्होंने पास्ट में, एंड कलीजियम क्लियर कर रही है, और कलीजियम ये भी जानिए कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, क्योंकि वो बीजेपी लीडर थी। अब कलीजियम का इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है? कलीजियम के पास जब लोगों ने कंप्लेन किया ये आर्टिकल के बाद कि ऐसे ऐसे उनके हिस्ट्री है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया, एक हफ्ते तक उन्होंने कुछ नहीं किया, क्लियर होने दिया मैटर को, एंड जब तक प्रेसिडेंट ने एक वारंट अपॉइंट नहीं किया तब तक क्लियर होने दिया। तो ऐसे ये जो क्विड प्रो क्वो है, ऐसे एलिगेशंस लोग लगाते हैं, क्योंकि ऐसे जब इंस्टेंसेस पब्लिक में भी आते तब भी कलीजियम कुछ नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करती है, तब ऐसे एलिगेशंस और लगते रहेंगे, एंड ये सिस्टम के लिए खराब है, इंस्टीट्यूशन के लिए भी खराब है। यानी कि जो हम शुरुआत में कह रहे थे कि जब एक मजबूत सरकार जो 400 पार का आंकड़ा देख रही है, उसका सपना देख रही है, जब ऐसी सरकार सामने हो तो हमारी संस्थाओं को कहीं अधिक सशक्त और मजबूत होना चाहिए, खासकर सुप्रीम कोर्ट को, ताकि संविधान की और संवैधानिकता की रक्षा हो सके। इसमें मैं अगर एक चीज जोड़ दूं, लोगों का आजकल कहना है कि वो बहुत ही सरकार हमारी ऐसी है, तानाशाही है, तो कैसे जजेस कुछ कर पाएंगे। अब देखिए, अगर जजेस को इतने जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्शंस मिले हुए कि आप जज को निकाल नहीं सकते हो कि जब तक इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स ना हो पार्लियामेंट में, उनका टेन्योर फिक्स्ड होता है, उनका रहने का सब कुछ का डायरेक्टली फ्लो करता है पार्लियामेंट से, अगर इतने जो सेफगार्ड्स है इनबिल्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगर ये भी काफी नहीं है तो फिर क्या काफी है? फिर कौन सा इंस्टीट्यूशन काफी होगा? तो इट इज मोर देन प्रेशर ऑन द जजेस, इट इज अबाउट द जजेस देमसेल्व्स, जजेस कैसे काम कर रहे हैं। और ये कितनी बड़ी त्रासदी है कि हमारे चीफ जस्टिस, एक भूतपूर्व चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के कुछ ही समय बाद राज्यसभा की सीट ले लेते हैं, जो कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में कितनी नीचे आती है। इन शब्दों के साथ सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस संवाद का। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को पहचानेगा और संविधान की रक्षा करने में सफल हो। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।